टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, दूर होगी हर मुश्किल, अपनी जिद पर अड़ तो सही। अक्सर जीवन में बाधाएं या अवरोध हमारे जीवन की गति को धीमा कर देता है। अगर आप बात करें स्वास्थ्य समस्याओं की, तो कई बार स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण इतने आम होते हैं कि ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये लक्षण किस समस्या की वजह से आ रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है यदि किसी के सिर में दर्द हो, आंखों से पानी आए या फिर गला खराब हो जाए और नाक बंद हो जाए। इस तरह के लक्षण इतने सामान्य हैं कि कई तरह की श्वसन समस्याओं का कारण हो सकते हैं और उनकी वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में लोग सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, विशेषज्ञों से सलाह लेना आवश्यक नहीं समझते, साथ ही कुछ दवाएं खुद ही ले लेते हैं जो समस्या को बढ़ा सकती हैं। आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में। ये समस्या क्या होती है और किस तरह से इसका प्रभाव होता है, ये बताएंगे विशेषज्ञ। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल साइनसाइटिस की समस्या किस तरह से प्रभावित करती है और कौन से लक्षण हैं जो व्यक्ति में उत्पन्न हो सकते हैं। साइनसाइटिस एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये स्थिति बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी हो सकती है। साइनसाइटिस होने पर व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसकी वजह से नाक बहना, नाक बंद होना, सिर दर्द, नाक से सांस लेने में परेशानी, आंख, नाक और माथे के आसपास सूजन व दर्द महसूस होना, सूंघने या स्वाद की क्षमता में कमी, कान में दर्द, ऊपरी जबड़े और दांतों में दर्द महसूस होना, बुखार और गले में खराश जैसे लक्षण हो सकते हैं। सामान्य स्थिति में साइनस में बलगम बनता है जो नाक के अंदरूनी हिस्से को नम रखता है और धूल, एलर्जी व प्रदूषक तत्वों से बचाने में सहायक होता है। स्वस्थ साइनस हवा से भरे होते हैं, लेकिन जब इनमें अवरोध आ जाता है तो ये तरल पदार्थ से भर जाते हैं। इसमें रोगाणु बढ़ सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकता है। साइनस बलगम को बहने से रोकता है, इससे नाक बंद हो जाती है, नाक से सांस लेना कठिन हो जाता है और व्यक्ति को कठिनाई होती है। यदि आपको नाक बंद रहना, बार बार जुकाम होना, सिर में दर्द या साइनसाइटिस के कोई भी लक्षण रहते हैं तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें और इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सही इलाज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि समस्या को पहचाना जाए और उसके विषय में जानकारी हो। तो आज विशेषज्ञों को यहाँ हमने बुला लिया है स्टूडियोज में, ये जानने के लिए कि साइनसाइटिस की समस्या कितनी आम है और क्यों आवश्यक है कि इस समस्या का सही इलाज करवाया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। डॉक्टर रवि मेहर है हमारे साथ, आप डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ENT फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अनूप सिंह, आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। जितनी आम साइनसाइटिस की समस्या है उतने ही आम है इसे लेकर इलाज जो लोग खुद ही कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन सही इलाज कैसे किया जाए ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इससे जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं या आपके मन में प्रश्न हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि साइनसाइटिस की समस्या दरअसल कितनी प्रॉब्लमैटिक या हमारे लिए समस्या का कारण बन सकती है। सबसे पहले डॉक्टर रवि मेहर आपसे जान लें कि साइनस की जब बात आती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें साइनस हो गया, साइनस को ही अपने आप में समस्या मानते हैं। साइनस और साइनसाइटिस में क्या फ़र्क है, और दूसरा साइनस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे लिए और क्या कार्य करते हैं? तो साइनस बेसिकली चेहरे की कुछ हड्डियां होती हैं और उनके अंदर हड्डियों में एक स्पेस होता है, खाली जगह होती है जो नॉर्मली हवा से भरी होती है। इन केस अगर इस स्पेस के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है
या उसके अंदर पस इकट्ठा हो जाता है या मवाद इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो साइनस तो एक नॉर्मल स्पेस होता है चेहरों की हड्डियों के अंदर, और ये जो है स्पेस हमारे सर को थोड़ा हल्का बनाता है और ये साथ में कुछ सीक्रेशंस प्रोड्यूस करता है जो कि नॉर्मल नाक की जो फिजियोलॉजी में हेल्प करता है। और इसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, इसका जो सीक्रेशंस जो ये जो साइनसेस होते हैं, ये नाक के अंदर छोटे ओपनिंग्स होती हैं जो उसके अंदर ये खुलते हैं। तो अगर इनकी जो साइनस की ओपनिंग्स में कुछ सूजन आ जाए या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो साइनोसाइटिस हो सकता है। जी डॉक्टर अनूप, कौन से वो कारक हैं जिनकी वजह से साइनसाइटिस हो सकता है, या जो लक्षण हैं वो ज़्यादा अग्रवेट हो सकते हैं? समस्या किन कारणों से उत्पन्न होती है? साइनसाइटिस का कारण पिन पॉइंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वजह होती हैं जो साइनसाइटिस वाले पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमनली मिलती है जी। पर किसी एक मरीज़ में अगर हम ये कहें कि इस चीज़ की वजह से साइनसाइटिस है तो वो बहुत मुश्किल होता है कहना जी। तो कुछ साइनसाइटिस जैसे मैंने कहा कि किसी एक चीज़ पे पिन पॉइंट करना मुश्किल है। जनरली कंसीडर किया जाता है कि साइनसाइटिस बहुत सारे फैक्टर्स को अगर मिलाया जाए तो फिर वो साइनसाइटिस का फिनोटाइप लेके आता है। जैसे कि कुछ मरीज़ों में एलर्जिक टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं, कुछ मरीज़ों में जो आसपास में एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, उन चीज़ों की वजह से होती है। किसी किसी मरीज़ में कुछ शरीर का इम्यून सिस्टम इस तरह से फंक्शन करता है कि जो नॉर्मली किसी और के लिए हानिकारक नहीं होता, वो चीज़ें खुद के शरीर में इस तरह की इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देती है और वो कभी कभी साइनसाइटिस का कारण रूप ले लेता है। जी, एलर्जीज के अलावा या एक ऐसे ट्रिगर्स कहा जाए डॉक्टर मेहर, क्या कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिसकी वजह से ये संभावित किया जा सकता है कि व्यक्ति को साइनसाइटिस होगा या इसका खतरा बढ़ जाता है? हाँ, तो एलर्जी एक तो मेन कारण है ही, साथ में नाक के अंदर जो नाक की हड्डी होती है अगर वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी है या नाक के अंदर कुछ बनावट जो नॉर्मल से हट के है तो उसकी वजह से भी कई बार साइनोसाइटिस हो सकता है। ये एनाटॉमिकल, जिनको हम कहते हैं एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़, जो कि नाक के अंदर हो सकती है। और बाकी जो भी कारण है वो साइनस की जो ओपनिंग्स होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है। तो जब ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक के कारण हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकता है, कई बार नाक के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं। वो पॉलिप्स भी इन साइनस की ओपनिंग्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सो अगर वो पॉलिप्स की वजह से साइनस की ओपनिंग ब्लॉक हो रही है तब भी पेशेंट को साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं जी। और देखा गया है कि शुरू में जो साइनोसाइटिस होता है वो जनरली वायरल होता है। जब भी नाक थोड़ा सा बहती है, नाक में सूजन आती है या नाक के अंदर रुकावट होती है, साथ में थोड़ा बहुत फीवर या नाक का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो शुरू में ये वायरल इन्फेक्शन होता है। बाद में ये कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस तीनों हमें साइनोसाइटिस का कारण हो सकते हैं। साइनोसाइटिस एक समस्या है लेकिन कारण कई हो सकते हैं, इसलिए स्व इलाज नहीं करना है, विशेषज्ञ को दिखाकर ये जान लेना है कि साइनोसाइटिस किस वजह से उत्पन्न हो रहा है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अनूप, रश्मि हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको मौसम में बदलाव से, यानी अगर टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो उनको इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे कि नाक बहना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द रहता है। तो क्या इसको एक एलर्जी माना जाए या साइनस की वजह से हो सकता है? ठंडा पानी पीने से भी इन्होंने कहा कि इनको बहुत जल्दी इस तरह के लक्षण आते हैं। एलर्जी और साइनसाइटिस और रादर लेटेस्ट से एलर्जिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस, ये दो अलग तरह की बीमारियां हैं। और क्योंकि जो हमारा नाक का रास्ता है, जैसा अभी डॉक्टर मेहर ने बताया कि जो साइनसिस की ओपनिंग है वो अल्टीमेटली जो नाक के अंदर का रास्ता है उसके अंदर ही ओपन होती है। तो अगर किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन यानी सूजन है, वो अगर एक कंपार्टमेंट में है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि दूसरे कंपार्टमेंट में भी वो फैल सकते हैं। सो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए एक डिफाइंड सेट ऑफ सिम्टम्स है, डिफाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया है
जिसको हमें लेबल करने के लिए जिसे एलर्जिक राइनाइटिस लेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइनसाइटिस के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दोनों के बीच में ओवरलैप करते हैं। जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, जिसको हम आम भाषा में नज़ला कहते हैं, नाक से पानी गिरते रहना, छींके ज़्यादा आना, नाक जाम होना और साथ में इचिंग और खुजली वगैरह ज़्यादा होना नाक के हिस्से में, ये सब एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं। लेकिन एक बार अगर साइनसाइटिस हो जाती है तो साइनसाइटिस के साथ में जो डिस्चार्ज है वो एक प्रीडोमिनेंट फीचर होता है। राइट। तो डिस्चार्ज का मतलब है कि डिस्चार्ज थिक होता है, पानी की तरह से नहीं होता है। सो थिक डिस्चार्ज होता है, या फिर पस आ सकता है नाक से, चेहरे के ऊपर सूजन जैसा महसूस होना या चेहरे के ऊपर भारीपन हो जाना और नाक जाम लगना, और साथ में स्मेल का इशू, वो भी साइनसाइटिस का एक काफ़ी बड़ा कंपोनेंट होता है। राइट। डॉक्टर मेहर, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं और लक्षण जो है वो ओवरलैपिंग होते हैं, तो शायद जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके लिए समझना मुश्किल है कि जो लक्षण उत्पन्न हो रहा है, चाहे नाक बहने का हो या सिर दर्द का हो, वो किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है, सामान्य कफ एंड कोल्ड है, साइनसाइटिस है, या कोई श्वसन तंत्र का कोई संक्रमण हो गया है। आप लोगों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहता है या किस आधार पर यह तय किया जाता है कि जो लक्षण आ रहे हैं वो जो है साइनसाइटिस की वजह से ही उत्पन्न हो रहे हैं? सो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नाक से शुरू होके लंग्स तक जाता है, और जो इसकी लाइनिंग होती है, जो झिल्ली होती है, वो नाक के अंदर भी सेम होता है और सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सेम होता है। तो ऐसे में किसी पेशेंट को श्वास की अगर तकलीफ़ है, जैसे कि एस्थमा है, तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि साइनोसाइटिस उसको हो सकता है, उसको एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है। सिमिलरली अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसको सांस की लेने की समस्या भी हो सकती है जी। राइट। और ऐसे में जो प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को एस्थमा है तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और अगर किसी को राइनाइटिस है तो प्रीडोमिनेंट सिम्टम उसको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा छींकें आएँ, नाक बंद रहे और नाक से बहुत ज़्यादा पानी आए, जिसको हम नज़ला कहते हैं। जी, फिलहाल एक कॉलर है, उनका सवाल जान लेते हैं। गाजियाबाद से विश्वकर्मा जी है फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे एलर्जी है, और एक्चुअली जब भी मैं चावल खाता हूँ या नहाता हूँ तो मेरे कान जो है ना बिल्कुल बंद हो जाता है, नाक से बिल्कुल पानी आता है, रुमाल भी भीग जाता है और लगातार छींकें आती है, जो कि मैं कहीं पर ऑफिस में बैठा हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को बचाना, तो रुमाल बिल्कुल गीला हो जाता है। और ये मुझे बचपन से ये समस्या है। मेरी उम्र इस समय 60 साल की है। मैं कोशिश करता हूँ बचने की, मगर फिर भी कभी बार मैं ट्रैप में आ ही जाता हूँ। जैसे चावल खा लिया या नहा लिया, तो ये बड़ी दिक्कत है। मैं इससे निजात पाना चाहता हूँ, कृपया बताएं। धन्यवाद। डॉक्टर रवि मेहर, बहुत पुरानी समस्या है और लगातार चल रही है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इन्हें? तो जो इनके सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, और ये एलर्जिक राइनाइटिस है। और एलर्जिक राइनाइटिस का पहला इलाज तो ये होता है कि जो चीज़ करने से हमें प्रॉब्लम हो रही है उससे बचा जाए। अगर हम उससे नहीं बच सकते हैं तो हम दवाइयाँ ले सकते हैं। आप किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और आज की डेट में बहुत अच्छी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि इससे पूरी तरह से निजात दिला सकती हैं। जी डॉक्टर अनूप, एक बार ये तय हो गया कि साइनसाइटिस की समस्या है, अगर मान लीजिए कि सामान्य या एक्यूट साइनसाइटिस कहा जाए जो एलर्जी की वजह से उत्पन्न हो रहा है, कितना समय लगता है समस्या को ठीक होने में, और क्या सभी मामलों में दवा की आवश्यकता पड़ती है? साइनसाइटिस को, जैसा आपने कहा कि एक्यूट टर्म्स में कहा जा सकता है, या फिर दूसरा होता है क्रॉनिक, यानी लंबे समय तक साइनसाइटिस जो चलती है। अक्सर 12 हफ्ते के अंदर अंदर अगर साइनसाइटिस रिजॉल्व हो जाती है तो वो एक्यूट साइनसाइटिस माना जाता है। अगर वो 12 हफ्ते से ज़्यादा सिम्टम्स चलते हैं तो उसको क्रॉनिक टर्म दिया जाता है। जनरली जैसा कि अभी मेहर सर ने भी बताया कि जो शुरुआती दौर होता है साइनसाइटिस के लिए,
एक्यूट साइनसाइटिस के लिए वो अक्सर वायरल इन्फेक्शन के साथ में शुरू होता है। और वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कॉमन कोल्ड भी बोल देते हैं जी। सो कॉमन कोल्ड का जो दूसरा साइंटिफिक टर्म है उसको एक्यूट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। अक्सर जो इसके सिम्टम है वो 5 से 7 दिन में खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी केस में सिम्टम्स थोड़ा लंबे टाइम के लिए चल सकते हैं जी। सो जनरली ये 5 से 7 दिन में सिम्टम रिजॉल्व हो जाते हैं और किसी स्पेसिफिक दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल कुछ सिम्टम रिलीफ के लिए चाहे आप घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करना चाहें या फिर आप गर्म पानी की भाप लें, इन जो जनरल मेजर्स हैं उससे इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है और किसी स्पेसिफिक दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसका कारण डॉक्टर रवि मेहर जैसा आप बात कर रहे थे कि कभी कभी पॉलिप्स की वजह से भी होता है, अगर पॉलिप्स की वजह से ये समस्या हो रही है तो फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? हाँ, तो अगर नेज़ल पॉलिप्स हैं और नेज़ल पॉलिप्स नाक के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं तो हमें उनको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए हमें पहले एक सीटी स्कैन कराना होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से साइनसेस में प्रॉब्लम है। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे, जैसे हमारे चेहरे में 4 साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इथमॉइड एंड स्पिनॉइड। तो चारों साइनस में कई बार प्रॉब्लम होती है तो हमें चारों साइनसेस का ऑपरेशन की कई बार ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन पॉलिप्स का जो ऑपरेशन से ही पूरा इलाज नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो पॉलिप है ये एलर्जिक कंपोनेंट होता है इनके अंदर, तो हमें ऑपरेशन के बाद भी लंबे समय तक एंटी एलर्जिक मेजर्स और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। अगर हम ये दवाइयाँ नहीं लेंगे तो उससे ये पॉलिप्स दोबारा आ सकते हैं। सो जो पॉलिप्स का इलाज जो है वो इतना सरल नहीं है, उसके लिए हमें सर्जिकल और एंड मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों देना पड़ता है। जी डॉक्टर रवि मेहर, आप बोल रहे थे कि श्वसन तंत्र, क्योंकि पूरा जो पैसेज है वो जुड़ा होता है, तो अगर एक जगह की समस्या होगी तो जाहिर तौर पर दूसरी जगह भी प्रभावित होती है। अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसको अन्य सिम्टम्स भी आ सकते हैं। किस दशा में आप बताना चाहेंगे जिसमें ब्लैक फंगस का जिक्र हालांकि कोविड के टाइम पर काफ़ी किया गया कि ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहा जाता है, कौन से वो पेशेंट्स होंगे जिनमें इनकी संभावना हो सकती है? ओके, जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस होता है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है और इस बीमारी के अंदर जो फंगस होता है वो शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देता है और जनरली ये ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जैसे कि पेशेंट्स जो बहुत समय से डायबिटीज़ के शिकार हैं और वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको की इम्यूनिटी लो है बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, या उनको कीमोथेरेपी लंबे समय से कीमोथेरेपी चल रही है, या HIV के पेशेंट्स हैं, या उनको किसी टाइप का ट्रांसप्लांट हुआ है जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट, यानी किसी भी कारण अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो प्रभाव हो सकता है। तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन पेशेंट्स में ये फंगल साइनोसाइटिस हो सकता है और इसके अंदर हमें ऑपरेशन करके जो भी पार्ट है साइनस का उसको जो कि फंगस से प्रभावित है उसको हमें निकालना पड़ता है और साथ में हमें एंटी फंगल दवाइयाँ चालू करनी पड़ती है, प्लस हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि एक जो मेजर कारण है ब्लैक फंगस का वो डायबिटीज़ है और वो भी जो अनकंट्रोल डायबिटीज़, जो पेशेंट बहुत लंबे समय से डायबिटीज के शिकार हैं और वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं साइनसाइटिस की समस्या के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मेहर, हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप सिंह, जो बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है और इलाज किस तरह से होना चाहिए। भ्रम जो लोगों के मन में होते हैं उसकी वजह से कभी कभी जटिलताएं भी बढ़ती हैं और विशेषज्ञों का कार्य भी मुश्किल हो जाता है। साइनसाइटिस से संबंधित कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रवि मेहर आपसे कि क्या साइनस एक तरह की एलर्जी है? नहीं, साइनस जो है, साइनस जैसे मैंने बताया, नहीं, साइनस एलर्जी नहीं है। जी, साइनस क्या अपने आप में समस्या है या उसमें इन्फ्लेमेशन होना को समस्या माना जाए डॉक्टर अनूप? So sinus is an organ like we discussed. Inflammation of that organ is called sinusitis. And that is a problem. डॉक्टर रवि मेहर, क्या एक्यूट और क्रॉनिक साइनसाइटिस का प्रभाव और लक्षण एक जैसे होते हैं?
हाँ काफ़ी तो हाँ ऐसा हो सकता है, दोनों के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। जी, आमतौर पर साइनसाइटिस की समस्या का कारण क्या हो सकता है? नाक में पॉलिप्स होना या किसी प्रकार का संक्रमण? डॉक्टर अनूप। जैसा हमने पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें अल्टीमेटली कल्मिनेट होके एक फेनोटाइप को जन्म देती है जिसे हम साइनसाइटिस बोलते हैं। जी। अब किसी मरीज़ को उसमें पॉलिप की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी मरीज़ को बिना पॉलिप के इन्फेक्शन जो कि नाक से ड्रेन करा रहा है उसके फॉर्म में वो मैनिफेस्ट कर सकता है। डॉक्टर रवि मेहर, क्या ठंडी हवा, धूल, प्रदूषण या मिट्टी साइनसाइटिस की समस्या को उत्पन्न कर सकती है? बिल्कुल ये कर सकती है, और ऐसे में एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अनूप सिंह, क्या ये समस्या सिर्फ उन्हीं को होगी जिनके परिवार में किसी को साइनसाइटिस रहा हो? जिनके परिवार में साइनसाइटिस होता है उनमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि केवल उन्हीं लोगों में साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होगी जिनके परिवार में चली आ रही है। जी। डॉक्टर रवि मेहर, क्या सिरदर्द होना हर रोगी में देखा जाता है जिसे साइनसाइटिस है? ऐसा नहीं है, सर दर्द हमेशा हर साइनोसाइटिस में नहीं होता है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस में या साइनोसाइटिस में कई बार सर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट क्रॉनिक साइनोसाइटिस जो कि फ्रंटल साइनस को इन्वॉल्व करता है उसमें जरूर सर दर्द की प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर अनूप, क्या इसके कारण व्यक्ति को बुखार भी हो सकता है? साइनसाइटिस की वजह से बुखार हो सकता है, और जनरली जो बुखार है वो एक्यूट केसेस में ज़्यादा उभर कर सामने आता है। जी। डॉक्टर रवि मेहर, क्या साइनसाइटिस होने पर व्यक्ति का विजन या दृष्टि प्रभावित हो सकती है? हाँ, अगर साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन आँखों में चला जाए, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस कैन हैपन, और वो आँखों की रोशनी या आँखों में सूजन या आँखों की बीमारी उत्पन्न कर सकती है। साइनसाइटिस की समस्या क्या संक्रामक है या कंटेजियस होती है डॉक्टर अनूप? सो इन जनरल टर्म्स साइनसाइटिस इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। राइट। डॉक्टर रवि मेहर, क्या यदि म्यूकस का रंग हरा या पीला है तो ये माना जाए कि इसका कारण बैक्टीरिया का संक्रमण है? बिल्कुल, अगर म्यूकस पीला या हरे कलर का आ रहा है तो इसका मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। क्या इसका डायग्नोसिस या पहचान सिर्फ क्लिनिकली एग्जामिनेशन के बाद ही की जाती है डॉक्टर अनूप? सो डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें क्लिनिकल सिम्टम्स प्लस एग्जामिनेशन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है। कुछ मामलों में क्या ये म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की समस्या भी उत्पन्न कर सकता है डॉक्टर रवि मेहर? हाँ बिल्कुल कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो है उन केसेस में ब्लैक फंगस की संभावना बढ़ सकती है। डॉक्टर अनूप, अगर किसी को बार बार साइनसाइटिस की समस्या हो रही है तो क्या एक डीकंजेस्टेंट स्प्रे लेना ही काफ़ी है? सो डीकंजेस्टेंट स्प्रे कुछ दिनों के लिए लेने से जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो ज़रूर आ सकता है, लेकिन डीकंजेस्टेंट इसका इलाज नहीं है। राइट। बहुत से लोग ये मानते हैं डॉक्टर रवि मेहर कि अगर एंटीबायोटिक्स ली जाएं तो वो हर मामले में साइनसाइटिस के लिए एक रिलीफ दे सकती है व्यक्ति को। सो एंटीबायोटिक्स को बिना डॉक्टर के परामर्श से ना लिया जाए। मोस्ट ऑफ दी जो इन्फेक्शन होते हैं वो शुरू में वायरल होते हैं, जैसे हमने पहले बताया। ऐसे वायरल इन्फेक्शंस में कोई दवाई या एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है जी। एंटीबायोटिक की जरूरत तभी पड़ती है जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए। राइट। डॉक्टर अनूप, क्या कितने समय तक व्यक्ति को लक्षण हो या ये समस्या हो तो विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए? सो अक्सर अगर जो जनरल कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो 5 से 7 दिन तक चलते ही हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर शुरू हो जाए तो फिर ज़रूर डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए जी। अगर वो 5 से 7 दिन तक के लिए सिम्टम है तब भी। सो उसमें आता है जैसे अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है या फिर साथ में जो सर में या फिर चेहरे में दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गया है, या फिर जो सिक्रीशन है नाक के अंदर से वो पीला होना शुरू हो गया है, और अगर किसी और तरह का सर में दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है तो, या फिर साथ में अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर चीज़ें दो दिख रही हैं, तो ऐसे केस में ज़रूर डॉक्टर की सलाह ले लेनी। ये सभी गंभीर लक्षण हैं, रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें नज़रअंदाज न करें। डॉक्टर रवि मेहर, अगर किसी व्यक्ति को साइनसाइटिस की समस्या बार बार होती है, ऐसे में गर्म पानी पीना, ह्यूमिडिफायर्स का प्रयोग करना या फिर स्टीम लेना कितना उपयोगी हो सकता है?
अपने बॉडी में अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। दूसरा, स्टीम इनहेलेशन डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद होता है साइनस के पेशेंट्स में। सुबह शाम वो स्टीम ले सकते हैं, उससे जो साइनस की जो म्यूकोजा होती है और जो झिल्ली होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाती है, और जो सीक्रेशंस होते हैं वो काफ़ी तरल बन जाते हैं। जो थिक सीक्रेशंस होते हैं वो तरल उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ईजिली निकल आते हैं बाहर। तो स्टीम इनहेलेशन से ज़रूर फ़ायदा होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे एक या दो वाक्य में डॉक्टर अनूप उन लोगों को जो बार बार साइनसाइटिस की समस्या से परेशान रहते हैं लेकिन विशेषज्ञों के पास नहीं जाते, स्व इलाज करते हैं? साइनसाइटिस बहुत ही कॉमन चीज़ है, और आप ऐसा ना समझे कि आप जिनको ये समस्या है वो अकेले इस समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन इसके लिए अगर आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप डॉक्टर के पास जाकर एंडोस्कोपी कराएं। अगर ज़रूरत है तो सीटी स्कैन करा सकते हैं जी। और उससे काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। डॉक्टर रवि मेहर, आपका संदेश, साइनसाइटिस की समस्या जिनको बार बार होती है, बचाव कैसे कर सकते हैं? जिनको बार बार साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है उनको पोल्यूशन से, डस्ट से बचना चाहिए, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर चेंज से बचना चाहिए, और अगर उनको किसी चीज़ से एलर्जी है तो अगर उन एलर्जेंस का पता चल सके तो उन एलर्जेंस से बच सकते हैं, और इससे हम साइनस की प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर सकते हैं। जी, तो साइनसाइटिस एक आम समस्या अवश्य है, लेकिन इसके कारण बहुत भिन्न हो सकते हैं। इसलिए इलाज खुद करने की बजाय एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। कोई भी लक्षण, असामान्य लक्षण जो विशेषज्ञों ने बताए हैं उन्हें नज़रअंदाज न कीजिए, और स्व इलाज यानी अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, क्योंकि इससे समस्या बिगड़ जाती है। कुछ सावधानियां हैं, ठंड से बचाव करना है, प्रदूषण से दूर रहना है, धूम्रपान करने वालों से दूर रहना है। इनका पालन करके आप साइनसाइटिस की समस्या को कम भी कर सकते हैं और इससे बच भी सकते हैं। श्वसन तंत्र यदि ठीक रहे, यानी ऑक्सीजन का संचार अगर ठीक से होता रहे, तो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। ठीक उसी तरह जिस तरह जीवन में तैयारी के साथ चलना बाधाओं से लड़ने में सहायक सिद्ध होता है। आज के कार्यक्रम में हमने बात की है साइनसाइटिस के बारे में। आज हमारे साथ थे डॉक्टर रवि मेहर, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अनूप सिंह, विस्तार से आपने बताया है साइनसाइटिस के बारे में। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।